ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, हम पाठ देखेंगे। पिछले तास में या पिछले पीरियड में हमने जो वो पहली कविता थी है मातृभूमि, वो हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पहली इकाई में दूसरा जो पाठ है, पेज नंबर 3 पर है। और उस पाठ का नाम है वारिस कौन। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो वारिस का मतलब क्या होता है कि उत्तराधिकारी। वारिस कौन, ये जो पाठ है उसकी, इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। वारिस कौन, ये जो पाठ है यानी कहानी है, इस कहानी की जो लेखिका है उसका नाम है विभा रानी। पाठ के प्रस्तुत पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेखिका है विभा रानी, इनका परिचय देखेंगे। परिचय यानी ओळख। पा विभा रानी, इन्होंने ये कथा लिखी है। उस कथा का नाम है वारिस कौन। इस कथा में विभा रानी का परिचय दिया है। परिचय देखो। जन्म, विभा रानी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ था। यानी बिहार जो राज्य है, उस राज्य में मधुबनी नाम का जो जिला होगा, गांव होगा, उस गांव में विभा रानी का जन्म 1959 को हुआ था। उसके बाद उनका परिचय दिया है। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। उसके बाद हमें दिया है बहुआयामी। यहाँ पर एक शब्द आया है बहुआयामी। बहुआयामी का अर्थ होता है कि विविध विषय में द्विंगत रहने वाला व्यक्ति। विविध विषय में द्विंगत रहने वाला व्यक्ति या वैसंगी रहने वाला व्यक्ति, उसे हम विद्वान कहते हैं। यहाँ पर बहुआयामी का मतलब क्या होता है कि विविध विषय में विद्वान रहने वाला व्यक्ति, उसे बहुआयामी कहते हैं। विभा रानी जी जो लेखिका है वो बहुआयामी थी। प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी वो मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका थी। उसके बाद विभा रानी जो है वो हिंदी भाषा की और मैथिली नाम की जो भाषा है, उस भाषा में वो राष्ट्रीय स्तर की लेखिका थी। उसके बाद अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उसके बाद विभा रानी जो है उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, गीत लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियां, उनका अनुवाद किया है। लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उसके बाद जो लोक साहित्य होता है उसमें नाटक होता है। नाट्य का लेखन भी उन्होंने प्रखरता से किया है, यानी अपनी कलम नाट्य पर भी चलाई है। उसके बाद आप समकालीन फिल्म, बाल और बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। उसके बाद जो विभा रानी है उन्होंने क्या किया है कि समकालीन जो फिल्म है वहां पर भी उन्होंने काम किया है। महिला और बाल विषयों पर लोकगीत उन्होंने रचे हैं। और उसके बाद लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। इसके बाद जो लोक साहित्य है उसमें भी वो काम कर रही है। उसके बाद प्रमुख कृतियां। आता प्रमुख कृतियां किसे कहते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी, कौन कौन से कादंबरी लिखी, कौन कौन सी रचनाएं की, कौन कौन से कविता संग्रह लिखे, यहाँ पर प्रमुख कृतियां में दिया गया है। वहां पर देखो कि चल खुसरो घर अपने। आता खुसरो का मतलब होता है सुंदर। खुसरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर खुसरो शब्द आया है। खुसरो का मतलब होता है सुंदर। चल खुसरो घर आपने। त्याच्यानंतर मिथिला की लोक कथाएं, उन्होंने मिथिला की लोक कथाएं रची है। गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह। आता गोनू झा के किस्से ये उनका कहानी संग्रह पुस्तक है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगले जन्म में मोहे बिटिया न कीजो, ऐसा उन्होंने नाटक लिखा है। उसके बाद समरथ CAN कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद।
सम्रत नाम का उनका द्विभाषी, द्विभाषी किसे कहा जाता है कि दो भाषाओं में लिखा हुआ उसे द्विभाषी कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद सम्रत उनका जो नाटक है यानी जो भी उनकी सम्रत नाम का कहानी है वो क्या की गई है कि दो भाषा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। बिल टेलर की डायरी आदि, उसके बाद बिल टेलर की डायरी आदि लेखन उन्होंने अपने साहित्य में किया है पा। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे का जो पॉइंट है वो है गद्य संबंधी, यानी इस पार्ट में हमें क्या दिया है वो गद्य संबंधी यहाँ हमें दिया है पा। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या दिया है कि इस पाठ में जो विभा रानी लेखिका है उन्होंने क्या किया है कि संवादात्मक कहानी लिखी है। उस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें कहा है कि उत्तम फल प्राप्ति के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। म्हणजे हमें कौन सा भी फल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, साधनों का सदुपयोग, जो भी साधन रहते हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, कहावत सब्र का फल मीठा होता है। उसी तरह क्या करना चाहिए कि हमें समय का इंतजार करना चाहिए और हमारे पास जो भी साधन सामग्री होती है वो क्या करना चाहिए, उस साधन सामग्री का उपयोग हमें सदुपयोग के लिए करना चाहिए। ऐसा यह विभा रानी जो लेखिका है इस पाठ में कहा है। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। और उसके बाद विभा रानी कहती है कि जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। ठीक है, हमने इसी तरह जो वारिस कौन पाठ है या कहानी है उसका जो लेखिका थी विभा रानी, इनका परिचय देखा। उसके बाद हमें गद्य में क्या सीखना है वो भी हमने देखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कथा देखेंगे। हाँ ठीक है, हम कथा देखेंगे। वारिस कौन, ये जो कथा है वो लिखी है विभा रानी और उस कथा का हम क्या करेंगे कि वाचन करेंगे यानी पठन करेंगे। आप क्या करो कि मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो, मैं वो जो कथा है जोर से पढ़ता हूँ। ठीक है, देखो, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दे और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल के बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दोनों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी एक दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था
कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछले वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और फिर और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या है ये? वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। ठीक है, अगला पन्ना पर देखो। हाँ, अगले पन्ने पर देखो। हाँ, पहले तो राजकुमारी ने कहा, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दी, मगर राजा ने फिर कड़कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई। उसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उन उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं न, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भूनकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्कर में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तो रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाखों लाख दानों में रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे स्वराज्य की सच्ची अधिकारी हो। इसी तरह कहानी का वाचन हमने किया है। ठीक है, हम पहले पेज पर जाएंगे।
हाँ ठीक है। देखो, मैंने ये जो कहानी थी वो पढ़ी, आपने शायद ध्यान से सुनी होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि जो राजा था उन उनके उनकी कितनी बेटियां थी? आप अपना माइक ऑन कर बोल सकते हैं। चार। चार। हाँ, चार। जो बिल्कुल सही है। राजा को 4 बेटियां थी, है कि नहीं? हमने देखा वाचन करते समय, पढ़ते समय हमने देखा कि राजा को कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। देखो कि हम स्टोरी का जो कुछ भाग है वो देखेंगे। अतः वारिस कौन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ये हमें मालूम है। और ये जो कहानी है, ये कहानी विभा रानी ने लिखी है। हम देखते हैं कि हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमारा जमीन होती है, घर होता है, और क्या होता है कि हमारे जो आजोबा होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके पास से सब संपत्ति जो होती है उसका मालिक जो होता है वो उनका बेटा होता है कि नहीं? हमें मालूम है कि हमारे फैमिली में यानी कुटुंब में भी ऐसा होता है कि जो जमीन का मालक होता है उसके बाद उसका बेटा ही उस जमीन का मालक होता है। इसी तरह हमने क्या किया है कि वारिश का मतलब देखा है। हाँ, वारिश का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, हम ये जो कथा है वो पढ़ेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि जो लेखिका है उसने कहा है कि एक राजा था और राजा को 4 बेटियां थी। यानी राजा था, उनको 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। इसी तरह क्या किया था कि लेखिका कहती है कि एक राजा था और उस राजा को 4 बेटियां थी, और चारों बेटियों में से राजा क्या हो गए थे कि थक गए थे। उन्हें क्या करना था, आगे कौन राज गद्दी संभालेगा कि वह राजपाट संभालेगा, इसलिए वो राजा चिंतित था। तब राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, यानी वो जो 4 बेटियां थी उसमें से सबसे बुद्धिमती जो लड़की होगी यानी जो बेटी होगी उसे ही मैं क्या करूंगा, अपना जो राज है या सिंहासन है, राजपाट है, उसे सौंपूंगा। इसी तरह राजा ने क्या किया, वो राजा सोचने लगा और इसका फैसला कैसे हो वो सोचने लगा। और इस प्रश्न से राजा क्या था, चिंतित था। मुझे इस प्रश्न से वो चिंतित था, वो फैसला कैसे करेंगे यह उनको चिंता थी। उसी तरह वो सोचने लगा, वो जो राजा था वो क्या करने लगा, सोचने लगा यानी विचार करने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, और अंत में क्या हो गया कि अंत में उसे एक उपाय का मतलब होता है उसे एक कल्पना सूझ गई, यानी उन्हें एक काम याद आ गया। कौन सा काम था वो आगे देखेंगे। कि उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। एक दिन क्या हो गया कि अंत में उस राजा जो था उनको उसका उपाय सूझ गया, और उन्होंने क्या किया, उनके जो चारों बेटियां थी उन्हें अपने पास बुलाया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। और अपने पास सभी 4 बेटियों को बुलाकर उस राजा ने क्या किया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने, गेहूं मालूम है हम गेहूं क्या करते हैं, खाते हैं, उसी तरह गेहूं के जो 100 दाने हैं वो चारों बेटियों को क्या किया, 100-100 दाने दे दिए। और कहा, और राजा ने उन चारों ही लड़की को कहा, इसे तुम अपने पास रखो। वो गेहूं के दाने आप अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने क्या कर दिए, सभी को दे दिए। और उन चारों ही बेटियों को कहा कि इसे तुम अपने पास रखना, मुझे ये गेहूं के 100-100 दाने जो है वो दाने अपने पास रखना। 5 साल के बाद मैं क्या करूंगा, जब ये गेहूं के दाने मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। 5 साल के बाद तुम ये गेहूं के दाने वापस कर देना। बच्चों, यहाँ पर हमारा टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, राजा ने अपने बेटियों को क्या दिया? आप बोल सकते हैं। गेहूं के दाने।
हाँ गेहूं के दाने। कितने, ठीक है, राजा ने क्या दिया, अपनी बेटियों को गेहूं के दाने दे दिए। कितने दाने दे दिए एक बेटी को? 100 हाँ, 100 का मतलब होता है 100, है कि नहीं? 100 दाने क्या कर दिए, 100 दाने हर बेटियों को उन्होंने दिए। और 5 साल के बाद क्या करना चाहा कि 5 साल के बाद मैं आपको यह गेहूं के दाने मांगूंगा, तब तुम मुझे वापस कर देना, ऐसा राजा ने कहा था। ठीक है, जो स्टोरी हमारी बाकी है वो हम कल देखेंगे। कल पूरी स्टोरी हम क्या करेंगे, ये जो कहानी है वो पढ़ेंगे। समझ में आया आपको सबको? अरे हिंदी यस। समझती है क्या आपको? हाँ, ठीक है, कल फिर हम क्या करेंगे, हमारा तास 10:40 पर शुरू होता है। सभी उस समय ज्वाइन करना, हमारा टीच मीट ऐप ज्वाइन करना और लाइव तास देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। आप क्या करो, आपको जो आज का स्वाध्याय है वो कथा, वो कथे का वाचन करना है घर पर। कल आप सब क्या करो, कथा पढ़कर आओ। ठीक है, हम यहाँ पर रुकेंगे। कल देखेंगे जो स्टोरी हमारी बाकी है वो हम कल देखेंगे। सभी स्टोरी कल देखेंगे हम।